BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित हैं। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की कक्षा 7वीं। आज का हमारा विषय है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 11, स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अर्थात कोशिका की संरचना, रचना और सूक्ष्म जीव, जो कि प्रकरण 11 वहाँ है आपके पाठ्य पुस्तक में। और मैं हूँ आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए हम शुरू करें हम अपना आज का लेसन। और इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कोशिका के बारे में। और बच्चे एक बात ध्यान रखिए, हम यहाँ बहुत गहराई से डीपली इन सब पर चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल मुख्य स्थूल रूप से इसको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी हम हर टॉपिक को गहराई से इसका अध्ययन करते रहते हैं। सबसे पहले चलते हैं एक सामान्य बात को लेकर कि जैसे कि जब बच्चों आप किसी पुस्तक को देखते हैं तो उसके अंदर सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई है, उसमें होता है अक्षर, है ना। उन अक्षरों को मिला मिलाकर शब्द बनाया जाता है। फिर शब्दों को जोड़कर वाक्य तैयार किए जाते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि हम शब्द सीखते हैं, फिर वाक्य बनाना सीखते हैं। पहले अक्षर वर्णमाला सीखते हैं, फिर शब्द बनाते हैं, फिर वाक्य की रचना करते हैं। फिर ऐसे कई वाक्यों की रचना से हम फिर एक पैराग्राफ परिच्छेद बनाते हैं। और ऐसे कई परिच्छेद जुड़कर एक पाठ बन जाता है। और ऐसे कई पाठ, प्रकरण, अध्याय मिलकर एक पुस्तक तैयार हो जाता है। तो पुस्तक एक बड़ी इकाई है, बड़ा रूप, और उसका छोटा से छोटा रूप जो है वो है यहाँ अक्षर या वर्ण। तो यहाँ हम क्या समझ रहे हैं कि किसी पुस्तक की सबसे छोटी इकाई या अंग यहाँ पर क्या है? उसका प्रत्येक अक्षर या वर्ण है ना। तो आप पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें अक्षर और अक्षर से बने शब्द आपको पहले दिखाई देते हैं। ये मैंने क्यों बताया? मतलब कोई एक बड़ा घटक बहुत सारे छोटे घटकों से मिलकर बनता है। जैसे कि यह हमारा शरीर या है, ये देख ही रहे हैं। ये शरीर के अंदर आपको कई प्रकार के संस्थान दिखाई देंगे। यहाँ पर पाचन संस्थान दिखाई दे रहा है, तो पाचन संस्थान, श्वसन संस्थान, रक्ताभिसरण संस्थान, वैसे कई संस्थान। तो ये है पाचन संस्थान। पाचन संस्थान के अंदर अलग अलग अंग हैं, है ना। मुंह से शुरू होता है श्वसन नलिका, आमाशय, आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये बहुत सारे अंग हैं। यह एक अंग संस्थान
अलग अलग अंगों से मिलकर बना है और यह जो अंग है वह कई ऊतकों से मिलकर बना है, टिश्यू से मिलकर बनते हैं। और जो टिश्यू है वह उससे छोटी कोशिका से मिलकर बनता है, सेल से बनता है। तो किसी सजीव की सबसे छोटी इकाई जो है वह उसकी कोशिका होती है। कोशिका से मिलकर ऊतक, ऊतकों से मिलकर अंग, अंगों से मिलकर अंग संस्थान और कई अंग संस्थान मिलकर हमारा एक शरीर की रचना बनती है। तो किसी सजीव की सबसे छोटी इकाई या अंग उसकी प्रत्येक कोशिका होती है। उससे छोटी इकाई पर हम जाएंगे अणु परमाणु पर, तब वह निर्जीव हो जाएगा, यानी उसमें सजीव के गुणधर्म नहीं मिलेंगे। तो सजीव के गुणधर्म को रखने वाला सबसे छोटी इकाई उसकी कोशिका होती है। तो ये कोशिका इतनी सूक्ष्म है कि हम उसे नीली आंखों से तो नहीं देख सकते, तो उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। आपको कोई भी कोशिका देखनी है तो हम आंखों से तो हमें दिखाई नहीं देगा, तो उसके लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की जरूरत होती है जो कि किसी घटक या पदार्थ या वस्तु को कई गुना बढ़ाकर बताता है, आवर्धन करता है, जूम करता है, ताकि हमें उसके अंदर के घटक दिखाई दे। तो उसकी रचना किस तरह होती है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आपके पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 72 पर भी है उसके बारे में जानकारी। उसके विविध अंग कुछ इस तरह से हैं। ऊपर एक नेत्रिका लिखा है, वहाँ से देखा जाता है, और एक पटल है जहाँ पर वस्तु रखा जाता है, मंच जहाँ लिखा गया है। मान लीजिए ये दो घटक या पदार्थ हैं, उसे हम अगर सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो वो उसको बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है आकार को? तो पहले हम आकार को समझ लेते हैं क्या होता है। 1 सेंटीमीटर बच्चों आपको पता है पट्टी में 10 मिलीमीटर के को मिलाकर 1 सेंटीमीटर बनता है स्केल में। 1 मिलीमीटर कितना छोटा हो गया, उसका अगर 1000 टुकड़ा करें तो वह 1 माइक्रोमीटर के बराबर है। यानी 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर। उस 1000वें भाग का 1000 टुकड़ा करें और छोटा तो वह 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। मतलब 1 माइक्रोमीटर में 1000 नैनोमीटर का साइज हो जाता है। सोचिए कितना, जैसे ये आकार है, जैसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र में इसको डालते हैं तो यह धीरे धीरे कितना जूम, कितना बड़ा, यानी हम उसके अंदर झांक रहे हैं लेंस द्वारा। और जो दूसरे बिंदु है वो वैसे का वैसे ही है। और हम और देखते हैं, अगर सजीव के घटक को देखें तो उसके अंदर हमें कहीं न कहीं कोई कोशिका नजर आएगी। एक सिंपल सा उदाहरण है, प्याज को अगर हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो हमें प्याज की कोशिका नजर आएगी। ये प्याज है, इसका एक छिलका निकाल लेते हैं, फाक। इस फाक को हम, फाक में कई परत होते हैं, पतली पतली, आप जानते हैं। प्याज को छीलकर आप देखेंगे तो उस पतली परत को अगर हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र में डालकर देखें तो हमें उसके अंदर इस तरह की कोशिका यानी सूक्ष्म घटक नजर आता है। तो यह कैसे नजर आया? सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर। तो सबसे पहले प्याज, उसके बाद हमने उसके फाक को छिला, उस फाक का परत निकाला और उस परत को हमने मशीन में रखा, सूक्ष्मदर्शी यंत्र में रखा मंच पर, और एडजस्ट करके हमने कोशिका का निरीक्षण किया, कोशिका को देखा। तो कोशिका का आकार कितना होगा? बहुत सूक्ष्म होगा। और
अलग अलग रूप में होंगे। विविध विविध आकार की कोशिकाएं आपको नजर आएंगी। सजीवों की कोशिकाओं के आकार में बहुत विविधता होती है। ये देखिए, अलग टेढ़ा मेढ़ा आकार, अमीबा नाम है इसका। ये देखिए, थोड़ा गोलाकार आकार, वसा कोशिका है यह। स्पायरोगायरा आप देख रहे हैं, फीट बेड सर्पिलाकार फिल्म के आकार का यह स्पायरोगायरा। और बहुत सारे यहाँ पर कोशिकाएं हैं अलग अलग अंगों की। तो कोशिकाओं के आकार भिन्न भिन्न हैं, सर्पिलाकार या सर्पाकार, बेलनाकार, स्तंभाकार खंभे के जैसा, अंडाकार, गोलाकार, आयताकार, विविध आकार के कोशिकाएं हम देखते हैं। यह है, आप देख रहे हैं, मनुष्य कोशिका, मानव शरीर में जो कोशिकाएं हैं अलग अलग अंगों की आपको दिखाई दे रही है। आपके पाठ्य पुस्तक में या करती है पेज नंबर 73 पर। तो कौन कौन से हैं, देखिए, ये अमीबा, एक कोशिकीय सजीव, फिर ये स्पायरोगायरा, वसा कोशिका, और अब इस तरफ हम देखें तो ये मानव शरीर के अंतर्गत पाए जाने वाले कुछ कोशिकाएं हैं। बीजांड, चेता कोशिका, नर्वस सिस्टम का यह एक कोशिका, अस्थि कोशिका यानी हड्डियों के अस्थि संस्थान के अंतर्गत, शुक्र कोशिका जो कि यह प्रजनन अंग की एक कोशिका, मांसपेशियां मसल्स जो हमारे शरीर के अंदर उसकी कोशिका, यह स्किन चमड़े पर स्थित बाह्य कोशिका, और यह रक्त में स्थित लाल रक्त कणिका का। तो आप देख रहे हैं अलग अलग आकार की कोशिकाएं हैं यहाँ पर। तो ये देखा हमने, कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। अब हम एक सामान्य प्राणी, सजीव की कोशिका देखेंगे, लेकिन एक प्राणी की कोशिका देखते हैं, एक वनस्पति की कोशिका देखते हैं। सजीव तो दो प्रकार के हैं, हम सजीव सृष्टि में प्राणी अलग, वनस्पति अलग होते हैं। तो हम दोनों सामान्य कोशिका को देखते हैं, एक वनस्पति कोशिका जो कि आप यहाँ हरे रंग में दिखाई दे रहा है, और एक प्राणी कोशिका जो कि ब्राउन कलर में दिखाया गया है। कोशिका इस तरह से रंगीन नज़र नहीं आता है बच्चों, केवल डिफ्रेंशिएट करने के लिए, पहचानने के लिए ये दिया गया है। दोनों की रचना को ध्यान से देखिए, दोनों के अलग अलग विविध अंग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें ग्रीन कलर का जो है वो वनस्पति कोशिका, और यहाँ ब्राउन कलर का जो है वो प्राणी कोशिका है। इस तरह देखने पर हमें बहुत सारे अंग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा वह रंगीन करने पे पहचानना आसान होता है। और अंगों से हम यह भी समझ पाते हैं कि कौन से अंग जो कि दोनों कोशिका में हैं और कौन से अलग अलग हैं जो कि दोनों में नहीं पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रीन कलर का जो लिखा गया है, क्लोरोप्लास्ट सेल वॉल यानी हरित लवक और कोशिका भित्ति, यह केवल वनस्पति कोशिका में दिख रहा है।
और कुछ अंग जो है वो केवल प्राणी कोशिका में हैं। बाकी बहुत सारे अंग जो हैं वो दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। ये वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका। तो यह अस्पष्ट हो रहा है, इस तरह से दिखता है बहुत बारीकी से, और थोड़ा इस तरह से फिल करने पर स्पष्ट होने लगता है कौन से अंगक किस कोशिका के हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में भी एक डायग्राम दिया गया है पेज नंबर 73 पर, जहाँ पर दोनों कोशिकाएं साथ साथ हैं, वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका। ध्यान से देखिए कि कुछ अंग जो है वो दोनों में है, जैसे कि मुख्य राइबोसोम, ये दोनों जगह हैं। कोशिका पटल, ये दोनों में है। गोल्गी संकुल, यह भी दोनों में है। केंद्रक दोनों कोशिका का भाग है। अंतर द्रव्य जालिका दोनों में है। रिक्तिका, एक में छोटी है एक बड़ी, लेकिन दोनों में है। तंतु कणिका माइटोकॉन्ड्रिया, यह भी दोनों में है। कोशिका द्रव्य जो कि पूरे कोशिका में फैला हुआ दिख रहा है, यह भी दोनों कोशिकाओं में है। जबकि आप देखें तो हरित लवक और कोशिका भित्ति जो कि केवल वनस्पति कोशिका में ही दिखाई दे रहे हैं। तो हमें बहुत गहराई से सभी अंगों को पर चर्चा नहीं करनी है। वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका में जो सबसे पहला अंग हम जाने वह है कोशिका भित्ति। हम बाहर से शुरू करें तो यह दीवार, कोशिका का दीवार, और ध्यान से देखेंगे तो यह दीवार जो है बाउंड्री, वह वनस्पति कोशिका में तो दिखाई दे रही है, प्राणी कोशिका में कोई दीवार नहीं दिखाई दे रही। तो कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है, लेकिन यह केवल वनस्पतियों में ही पाई जाती है। बराबर। और इन कोशिकाओं में आप ध्यान से देखें तो बहुत सारे अंगक दिखाई देते हैं। एक स्पष्ट केंद्रक भी हमें दिखाई देता है। तो कोशिका भित्ति हमने देखा बाहरी आवरण है, लेकिन वह केवल वनस्पति कोशिका में ही है। अगला अंगक प्रमुख है, वह है कोशिका पटल। प्राणी कोशिका का यह सबसे बाहरी भाग दिखाई दे रहा है, लेकिन वनस्पति कोशिका में यह कोशिका भित्ति के नीचे का पहला भाग है। तो यह एक प्रकार का पतला आवरण है। यह प्राणी कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है, जैसा कि आप देख रहे हैं राइट साइड में, और अत्यंत नाजुक लचीली झिल्ली है। उसके बाद हम अगला देखें तो भाग कोशिका द्रव्य, जो कि दोनों कोशिका में फैला हुआ है। पूरे कोशिका में बीच में केंद्रक है। केंद्रक के अलावा जो बाहरी भाग है उससे वह सब कोशिका द्रव्य से ही भरा हुआ है। तो कोशिका पटल से केंद्रक के बीच में जितना भी स्पेस है, जगह है, वो कोशिका द्रव्य से भरा हुआ है। और इसी कोशिका द्रव्य में कोशिका के जो अंगक हैं अलग अलग, वह बिखरे हुए दिखाई देते हैं। तो कोशिका द्रव्य में सारे अंगक बिखरे हुए दिखाई देते हैं। उनमें से प्रमुख कौन कौन से अंगक हैं? तो केंद्रक है, अंतर्द्रव्य जालिका है, गोल्गी पिंड, लय कालिका, रिक्तिका, तंतु कणिका और
लवक जैसे प्रमुख अंग हैं, जिनमें हरित लवक यानी जिसके कारण हम कहते हैं कि थोड़ा जो वनस्पति है वो हरा हरा दिखाई देता है लवक के कारण, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है और वनस्पतियों में भोजन तैयार करता है। वह वनस्पति कोशिका का ही एक भाग होता है। चलिए, आपके सामने अभी ये 2 कोशिका है, जरा पहचानिए इसकी रचना को देखकर कि ये कौन कौन सी कोशिका है। उसका नाम आप बताइए और कुछ बॉक्स में बना रहा हूँ, उनके अंग को पहचानने का प्रयास कीजिए। यह बाहरी भाग है एक कोशिका का, यह अंदर एक अंग दिखाई दे रहा है, यह भी एक अंग है, यह बाहरी भाग है दूसरी कोशिका का। अब इन चारों के नाम और दोनों कोशिका के नाम पहचानने का प्रयास कीजिए और लिखने का प्रयास कीजिए। तो ये हो गई कोशिका, जो कि सजीवों का सबसे छोटी इकाई, छोटा भाग है। अब हम चलते हैं दूसरा घटक जो है सूक्ष्म जीव, यानी ऐसे जीव जो कि आंखों से नहीं दिखाई देते। अभी हमने देखा वो बड़ा सजीव हो चाहे छोटा सजीव हो, मनुष्य हो, वनस्पति हो, हमने उसका छोटा भाग यानी कोशिका देखा, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ही देखते हैं। अब हम चलते हैं, कुछ सजीव ऐसे भी हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं और उसके अंदर कोशिका होती है, तो वो कैसे दिखाई देगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटा सूक्ष्म सजीव या जीव। तो पृथ्वी पर असंख्य सजीव हैं, उनमें से जो निरी आंखों से सहजता से नहीं दिखते, उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। ऐसे सजीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो नाम ही सूक्ष्म जीव है तो वह सूक्ष्म ही हुआ। तो अभी क्या समझा हमने कि वे जीव जिन्हें हम मनुष्य नंगी आंखों से नहीं देख सकता, यानी हम नहीं देख सकते, इसलिए वह सूक्ष्म जीव हुआ। अगर कोई दूसरा प्राणी इसे देख सकता है तो हम उसके बारे में हमें चर्चा ही नहीं करनी है। हम जो कुछ भी यहाँ लिखते हैं, बताते हैं, समझते हैं, वह मनुष्य की दृष्टि से ही होता है। तो मनुष्य नहीं देख पा रहा है या हम नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए वह सूक्ष्म जीव है। और यह हर जगह मिलते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन यह सर्वव्यापी हैं। मिट्टी हो, हवा हो, पानी हो, शरीर के अंदर हो, अलग अलग प्रकार के प्राणी, वनस्पति, हर जगह यह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। तो इसका मतलब यह जो सूक्ष्म जीव है वह सभी सजीवों में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारे आसपास हवा, पानी, जमीन, अन्न पदार्थ, गंदा पानी, साफ सुथरा पानी, कचरा, इनके साथ साथ वनस्पतियाँ, प्राणी और मानव शरीर में सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व होता है। कुछ सूक्ष्म जीव अकेले ही रहते हैं। आगे हम देखेंगे अमीबा, पैरामीशियम, यह अकेले रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं, क्योंकि बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो बड़ी संख्या में कॉलोनी बनाकर, बस्ती बनाकर समूह में रहते हैं। और कुछ सजीव जो हैं, सूक्ष्म जीव जो हैं, वो मृत वनस्पति या प्राणियों के अवशेषों पर निर्वाह करते हैं, यानी मरे सड़े गले पदार्थों पर भी कुछ सूक्ष्म जीव जीवित रहते हैं। और सूक्ष्म जीव भी अलग अलग आकार के होते हैं। देख रहे हैं ना, ये भी सर्पिलाकार, अंडाकार, कांटेदार, गोलाकार हमें रूप में यह दिखाई देते हैं। यह और कुछ विविध आकार के सूक्ष्म जीव आपके पाठ्य पुस्तक का ही यह चित्र है। तो आकार देखिए अलग अलग है, हमें अभी नाम से कोई चर्चा नहीं करनी है,
आकार देखिए, विविध आकार प्रकार के सूक्ष्म जीव आपको दिखाई दे रहे हैं। तो नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का यह एक रूप है। देख रहे हैं अलग अलग आकार प्रकार के सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव कितने उनका आकार क्या है, निरीक्षण कैसे करेंगे? तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि माइक्रोमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर का कितना गुना छोटा होता है ये। तो यह 100 माइक्रोमीटर से छोटी वस्तु को हम आंखों से नहीं देख पाते। कांच की पट्टी पर स्लाइड बनाकर अगर हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो वह 1000 गुना आवर्धन करने के बाद भी ये सूक्ष्मजीव कभी कभी नज़र नहीं आते। तो जो सूक्ष्मदर्शी हमने देखा सामान्य, उससे कभी कभी सूक्ष्मजीव नज़र नहीं आते। तब कैसे दिखेंगे वो? तो और हमें बड़ी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो यह एक बड़ा मशीन है जिससे हम वस्तु का आवर्धन बहुत अधिक कर सकते हैं। फिर से आकार को एक बार देख लेते हैं। 1 मीटर में 10⁶ माइक्रोमीटर होता है, मतलब वह 10�9 नैनोमीटर के बराबर होता है। 10⁶ मतलब समझते हैं आप, 1 लिखकर 6 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 मीटर का 10 लाख टुकड़ा करें तो हमें माइक्रोमीटर मिलता है। जबकि यहाँ पर 9 शून्य है 1 लिखकर, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब या 100 करोड़। 1 मीटर का 100 करोड़वां भाग वह 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। इतना सूक्ष्म। 1 मिलीमीटर का हिसाब करें तो 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होता है, 10⁻³ और 10�6 नैनोमीटर। तो वे जीव जिन्हें मनुष्य नंगी आंखों से नहीं देख सकता तथा जिन्हें देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र आवश्यक है, वह सूक्ष्मजीव होता है। सूक्ष्मजीवों का आकार, पहले हम पैरामीशियम को देखते हैं, एक सूक्ष्मजीव जो कि लगभग 100 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। विषम जो टाइफाइड का जो जीवाणु है वह 1 से 3 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। पोलियो का जो विषाणु है, वायरस, वह 28 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो सूक्ष्मजीवों का आकार 100 माइक्रोमीटर से कम होता है, इसलिए हम उसे आंखों से तो देख ही नहीं सकते। तो सजीवों में जो सूक्ष्मजीव हैं वो कौन कौन से हैं? वह उन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक जिसमें केंद्रक अस्पष्ट होता है और उसमें उसके अंगक भी अस्पष्ट हैं, और एक ऐसे जिसमें केंद्रक स्पष्ट होता है और उसमें फैले बहुत सारे अंगक होते हैं, कुछ का द्रव में फैले हुए, जिन्हें हम दृश्य केंद्रीय सूक्ष्मजीव कहेंगे। तो आदि केंद्रीय, दृश्य केंद्रीय, जिसमें जीवाणु बैक्टीरिया जो होता है वो आदि केंद्रीय है, जबकि दृश्य केंद्रीय में जो सूक्ष्मजीव हैं उन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। प्रकार आदिजीवी, प्रोटिस्टा, कवक, फंगस, शैवाल, अलगी। तो ये 4 प्रकार दिखाई दे रहे हैं सूक्ष्मजीवों के, जो कि सजीव होते हैं। और एक सूक्ष्मजीव ऐसा है जो सजीव की कैटेगरी में नहीं आता है, उसको हमने यहाँ भी नहीं लिया है। मतलब 5 प्रकार के सूक्ष्मजीव सामान्य तौर पर यहाँ दिखाई देते हैं। जीवाणु जो बैक्टीरिया है वो 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है। आदिजीवी
200 माइक्रोमीटर, कवक और शैवाल जो है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच इनका आकार होता है। अब आप सोचते होंगे ये सूक्ष्म जीव हैं जो हमेशा नुकसानदेह हैं, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म जीव लाभदायक भी होते हैं। तो कुछ लाभकारी सूक्ष्म जीवों को भी हम जानेंगे। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यह देख रहे हैं बच्चों प्लेट में दही। दही किससे बनता है? दूध से। तो दूध से दही कैसे बनता है? तो उसमें कुछ सूक्ष्म जीव के आने पर वह दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं और हम दूध में उस सूक्ष्म जीव को जानबूझकर डालते हैं। यानी एक दही का छोटा सा भाग दूध में डालने पर दूध भी दही में परिवर्तित होता है और दही बहुत ही लाभप्रद है हमारे लिए। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यह जो जीवाणु है, यह दूध में फटाफट बढ़ते हैं और सारे दूध को दही में बदल देते हैं। उसी प्रकार हम बहुत सारे अनाजों को पीसकर, जो भी दाल, चावल इत्यादि को पीसकर हम कुछ घंटे तक रखते हैं और उसका फिर हम इडली, डोसा जैसे पदार्थ बनाते हैं। तो ये कैसे बनता है? इसमें स्वाद में, आकार में, रचना कैसे बदल जाती है? वह भी सूक्ष्म जीव के कारण होता है, जिसके कारण हम फर्मेंटेशन करते हैं, किण्वित करते हैं, तो टेस्ट बदल जाता है। उसी प्रकार जीवाणु और कवक का प्रयोग चीज़ पनीर बनाने के लिए किया जाता है। और पनीर जब आपको पता ही है, यह दूध से ही बनने वाला एक पदार्थ है। उसी प्रकार जीवाश्म सड़े गले पदार्थों से मीथेन गैस बनने की प्रक्रिया भी सूक्ष्म जीवों द्वारा ही होती है और यह गैस ईंधन के रूप में, बायोगैस के रूप में उपयुक्त है। तो देख रहे हैं आजकल गाड़ियां भी इसी तरह से गैस द्वारा चलती हैं, तो जो कि सूक्ष्म जीव द्वारा ही निर्मित एक प्रोडक्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सड़े गले पदार्थों को सूक्ष्म जीव ही उर्वरक, खाद में बदल देता है। गोबर और मिट्टी के सूक्ष्म जीव जो हैं खाद में परिवर्तित कर देते हैं कचरों को, जो कि पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। उसी प्रकार हमने अभी देखा दूध के प्रोडक्ट से दही और फिर पनीर इत्यादि बनते हैं और उसको बेचा जाता है और काफ़ी मुनाफा भी कमाया जाता है। यानी यह आर्थिक उपयोगी भी है, आर्थिक रूप से, जिससे जीविका चलती है। बहुत लोग इससे पैसा कमाते हैं इसमें कार्य करके इस क्षेत्र में। और बहुत सारे सूक्ष्म जीवों से दवाएं भी बनती हैं। तो इस तरह से जीवाणुओं का आर्थिक महत्व भी है। तो सबसे पहले जीवाणु जो था, हमने देखा बैक्टीरिया आदि केंद्री, अलग अलग आकार के यहाँ देख रहे हैं हम। एक से 10 माइक्रोमीटर के बीच। तो हमने फायदेमंद, लाभकारी जीवाणु देखे कुछ, लेकिन बहुत सारे जीवाणु जो हैं वो हानिकारक भी होते हैं। यह एक कोशिका होती है, इसमें आदि केंद्री है और यह 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह डबल होते होते यह 20 मिनट में दुगने हो जाते हैं और इस तरह यह इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है और यह कई सजीवों में रोग उत्पन्न करते हैं। प्लेग, निमोनिया, हैजा, टीबी जैसे बीमारी जीवाणुओं के कारण, हानिकारक जीवाणुओं के कारण फैलते हैं।
दूसरा आदिजीवी, जो यह सजीव सूक्ष्म जीव है, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। एक कोशिका वाला स्वतंत्र सजीव है। दृश्य केंद्रीय कोशिका है, इसके अंदर यानी केंद्रक और उसके अंग किस्म दिखाई देते हैं। द्विविभाजन पद्धति से यह दुगना होता है और यह भी कई सजीवों में रोग उत्पन्न करते हैं, तो पैरामीशियम और अमीबा। मटमैले पानी में स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। उसी प्रकार एंटामीबा भी एक सूक्ष्म जीव है। प्लाज्मोडियम, यह रक्त कोशिकाओं को खराब करने वाला एक आदिजीवी। उसके बाद है कवक सूक्ष्म जीव। कुछ कवक तो आंखों से दिखाई देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई देते हैं। और इन नुकसानदेह रोग फैलाने वाले कवक यानी हार्मफुल कवक फंगाई के कारण हाथी पाँव, दांत खाज, दमा इत्यादि जैसे गंजापन जैसी बीमारियां होती हैं। तो कुछ कवक हमारे लिए उपयोगी भी हैं, प्रोटीन का सोर्स हैं। खाद्य पदार्थ कुकुरमुत्ता, मशरूम कहते हैं, लेकिन सभी प्रजातियां खाने के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं, ये ध्यान रखें। इसी प्रकार ईस्ट, आप देखते हैं ना, पाव ब्रेड खाते हो कितना सॉफ्ट होता है, तो वह इतना नरम कैसे हो जाता है? उसमें यह सूक्ष्म जीव के कारण, जो ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव है, उसके कारण यह सॉफ्ट हो जाता है। तो सबसे अंत में शैवाल। शैवाल आप देखे होंगे काई नम स्थानों पर हरे हरे रंग का दिखाई देता है, जहाँ पर हम फिसल जाते हैं अक्सर बारिश के दिनों में, और यह कई पौधों में रोग का कारण बनते हैं और तालाब पर पानी को गंदा कर देते हैं, पानी में तेजी से फैलकर पानी को खराब कर देते हैं। इस तरह से हमने देखा सूक्ष्म जीव 5 प्रकार में: जीवाणु, आदिजीवी, शैवाल, कवक, और 5वां है विषाणु, जो कि सजीव सूक्ष्म जीवों में यह इनकी गिनती नहीं होती। चलिए अब आपके पाठ्य पुस्तक से एक प्रश्न लेते हैं, देखते हैं हम क्या उसे हल कर पाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यह अंग केवल वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। बताइए कौन सा अंग है? कोशिका भित्ति। वेरी गुड। सूक्ष्म जीवों से कचरे का में रूपांतरण हो जाता है। कचरा क्या बन जाता है? उर्वरक। वेरी गुड। ई है कोशिका में द्वारा प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? मैंने बताया हरित लवक द्वारा। और अगला है के अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। तो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।